अपने प्यारे बच्चों के लिए एक बार फिर से आ गए हैं हम। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। बातें चल रही है हमारी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पर। थोड़ी सी बातें और रह गई हैं। आज के क्लास में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड्स बोले तो डीएनए एंड आरएनए। छोटे क्लासेस से तुम इनका नाम सुनते आ रहे हो। आज के क्लास में हम लोग डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। तो डीएनए फुल फॉर्म में कहते हो तुम इसको डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को फुल फॉर्म में कहते हो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डी एन ए एंड आर एन ए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हमें इन दोनों के स्ट्रक्चर को बेसिकली जो है आज की क्लास में समझना है। तो देखो, स्ट्रक्चर को समझने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ों को पहले हमें जानना होगा, फिर स्ट्रक्चर पर हम आ पाएंगे। सबसे पहले हमें कुछ नाइट्रोजिनस बेसेस, उनके स्ट्रक्चर को देखना है जो कि डीएनए और आरएनए के अंदर प्रेजेंट रहती है। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। तो देखो, एक बेस का स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा होगा ना। इसके अंदर भी डबल बॉन्ड्स वगैरह लगाएंगे हम, और भी कुछ छोटे मोटे ग्रुप्स प्लेस करेंगे, लेकिन जो बेसिक रिंग रहेगा वो ऐसा ही रहेगा। एक 6 मेंबर्ड रिंग देखो, 5 मेंबर्ड रिंग देखो। 6 मेंबर्ड रिंग में 2 नाइट्रोजन आइटम्स तुम्हें रखने हैं। इसी तरह से 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर भी 2 नाइट्रोजन आइटम्स रखने हैं। और एक दूसरा बेस आएगा जिसमें सिर्फ एक ही रिंग रहेगा, 6 मेंबर्ड रिंग, और उसके अंदर 2 नाइट्रोजन आइटम्स तुम्हें ऐसे रखने हैं। जो इस तरह के रिंग वाले बेसेज रहेंगे उनको प्यूरीन्स कहेंगे, और जो इस तरह के रिंग वाले बेसेज रहेंगे उनको पिरिमिडीन्स कहेंगे। ध्यान देना, अभी ये बेसेज है नहीं, जस्ट हम बेसेज को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझ ले रहे हैं कि रिंग कैसे बनाएंगे, फिर रिंग के साथ कुछ और चीज़ें भी जोड़ देंगे तो वो बेसेज तैयार हो जाएंगे। तो डीएनए और आरएनए में 2 तरह के नाइट्रोजिनस बेसेज होते हैं, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स में 2 रिंग्स होते हैं, एक 6 मेंबर्ड, एक 5 मेंबर्ड। 2 नाइट्रोजन इसमें इस तरह से, 2 नाइट्रोजन इसमें इस तरह से। पिरिमिडीन्स में सिर्फ एक ही रिंग होता है और 2 नाइट्रोजन आइटम्स इस तरह से लगाते हो। तुम ऐसे नाम याद रख सकते हो कि जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है उसका नाम छोटा है, और जो छोटा वाला स्ट्रक्चर है उसका नाम बड़ा है। प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स, राइट। अब हमारे पास 2 प्यूरीन बेसेज हैं। एक तो ये है एडिनिन, और दूसरा ये रहा गुआनिन। गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन। इसे छोटा कर दिया जाए, एक एडेनिन और एक गुआनिन। दोनों में देखो, जैसा ऊपर हमने स्ट्रक्चर तुम्हें समझाया था कि कुछ एक 6 मेंबर्ड रिंग लगा देना, एक 5 मेंबर्ड रिंग लगा देना, कुछ नाइट्रोजन इसमें कुछ नाइट्रोजन इसमें। वैसे ही एक 6 मेंबर्ड रिंग है, एक 5 मेंबर्ड रिंग है, 2 नाइट्रोजन आइटम्स इसमें है, 2 नाइट्रोजन आइटम्स इसमें है। साथ ही साथ यहाँ पर एक NH2 लगा हुआ है, और इसमें डबल बॉन्ड्स लगाओ। कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड्स लगाओ कि ये दोनों ही रिंग्स एरोमेटिक हो जाए। एरोमेटिसिटी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होता है, तो एरोमेटिसिटी आ जाती है। तो यहाँ पर देखो तुम, इस पाई बॉन्ड की वजह से, इस पाई बॉन्ड की वजह से, इस पाई बॉन्ड की वजह से ये रिंग कुछ कुछ बेंजीन रिंग के जैसा दिखाई पड़ रहा है। और इस रिंग को ध्यान से देखें तो इस डबल बॉन्ड बोले तो इस पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड और नाइट्रोजन का लोन पेयर, इन तीनों को मिला दे तो ये रिंग भी एरोमेटिक दिखाई पड़ रहा है। हालांकि दोनों को अलग अलग एरोमेटिक नहीं काउंट करते, सबको साथ में मिला करके काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 पाई बॉन्ड्स और एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन मिला करके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 4n+2 का जो फॉर्मूला होता है उसमें n की जगह 2 रखोगे तो 4n+2 का वैल्यू 10 आएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉनों के साथ ये रिंग एरोमेटिक है। तो इसमें डबल बॉन्ड्स ऐसे ऐसे लगाने हैं कि रिंग एरोमेटिक हो जाए, ओवरऑल रिंग एरोमेटिक हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पर एक NH2 लगा देना, इसको एडेनिन कहते हो। इसी तरह से गुआनिन का स्ट्रक्चर, फिर से एक 6 मेंबर्ड रिंग, एक 5 मेंबर्ड रिंग, 2 नाइट्रोजन आइटम्स लगे हुए हैं, 2 नाइट्रोजन आइटम्स लगे हुए हैं। एक C डबल बॉन्ड O लगाओगे और एक NH2 लगाओगे।
और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर और इस नाइट्रोजन का लोन पेयर भी रेजोनेंस में शामिल है। ठीक, ध्यान देना, जो डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन एटम्स होते हैं उनके लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल नहीं होते हैं। उसको रिंग के बाहर बना रहा है, रिंग के बाहर बनाने का वैसे तो कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन चलो हम लोग अपने लिए कह दे रहे हैं कि जो लोन पेयर हम लोग रिंग के बाहर बना रहे हैं वो रेजोनेंस में शामिल नहीं करेंगे, और जो लोन पेयर रिंग के अंदर बना रहे हैं वो रेजोनेंस में शामिल करेंगे। ध्यान देना, ऐसा कुछ होता नहीं है ना, ये मत सोचना कि कहीं पर भी ऐसा लिखा रहेगा तो ऐसा होगा। जस्ट हम लोगों के लिए, ताकि आसानी रहे समझने के लिए कि कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल होगा, कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल नहीं होगा। तो जो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड है उसका लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल होगा, और जो नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है उसका लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल नहीं होगा। तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल होगा, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल होगा, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल नहीं होगा। और आसानी से हम इसको देख सके, पहचान सके, इसके लिए हमने इसको रिंग के बाहर बना दिया है। डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल नहीं होगा, आसानी से देख सके, पहचान सके, सो इसके लोन पेयर को भी हमने रिंग से बाहर बना रखा है। ठीक, और हम लोग जानते हैं एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ भी 10 हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड से, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर और इस नाइट्रोजन का लोन पेयर मिलाकर के 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और साइक्लिक डिलोकलाइजेशन के लिए एक और चीज चाहिए होता है कि प्रत्येक रिंग के अंदर प्रत्येक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। तो तुम चेक करोगे इसका 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 और इसका सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से पूरे रिंग पर चक्कर लगा सकता है। तो गुआनिन भी एरोमेटिक बेस है। तो एडेनिन एंड गुआनिन ये दो बेसेज जो कि प्यूरीन बेसेज है। फिर पिरिमिडीन बेसेज में हमारे पास टोटल 3 बेसेज हम लोगों को पढ़ने हैं। एक तो है साइटोसिन, 6 मेंबर्ड रिंग, 2 नाइट्रोजन एटम्स, ऊपर एक NH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और बाकी इस रिंग में 2 और डबल बॉन्ड तुम लगा सकोगे। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और प्रत्येक एटम जो है रिंग के अंदर का प्रत्येक एटम sp2 है। तो इलेक्ट्रॉनों की गिनती भी सही सही है, इलेक्ट्रॉनों की जो गिनती है वो भी सही सही है, जितनी होनी चाहिए उतनी है। प्रत्येक एटम sp2 भी है, तो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन हो जाएगा और ये भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर में आएगा। तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर जो है उसका भी रिंग एरोमेटिक है। सेम विथ थाइमीन, थाइमीन का स्ट्रक्चर देखना, वही 6 मेंबर्ड रिंग, तो नाइट्रोजन एटम्स, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और एक डबल बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और प्रत्येक मेंबर फिर से sp2 है। तो ये रिंग भी जो है एरोमेटिक हो जाएगा। राइट, sp2 होने से क्या होता है कि प्रत्येक मेंबर के पास एक p ऑर्बिटल मिल जाता है और इस p ऑर्बिटल की मदद से साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होता चला जाता। जब एरोमेटिसिटी हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर ये सारी बातें हमने तुम्हें समझाई थी। तो फिलहाल डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर जानने और समझने के लिए ये 4 स्ट्रक्चर्स हमारे माइंड में रहने चाहिए। एडेनिन कैसे बनाओगे, गुआनिन कैसे बनाओगे, साइटोसिन कैसे बनाओगे, थाइमीन कैसे बनाओगे। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि तुम इत्मीनान से यहीं पर लेक्चर को रोक करके एक बार रफ कॉपी निकालो और 1-2 बार इन स्ट्रक्चर्स को बना करके पहले प्रैक्टिस कर लो कि हाँ ये स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे बनाए जाने हैं, ताकि आगे के लेक्चर में तुम्हें आसानी रहे। अदरवाइज तुम्हें लगेगा कि तुम्हें आता जा रहा है, लेकिन होगा क्या कि चीज़ें एक के ऊपर एक जमा होती जाएंगी और ढेर सारी हो जाएंगी और तुम परेशान हो जाओगे। तो जस्ट अपने आप को 2-3 मिनट दो, भी 5 मिनट दो, और इन स्ट्रक्चर्स को एक बार देख करके फिर बिना देखे हुए बनाने की कोशिश करो। जब ये स्ट्रक्चर्स बनाने लग जाओ, ऐसा नहीं कि तुम्हें कहीं एग्जाम में बनाने को सीधा सीधा आएगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें आता रहेगा बनाने तो तुम्हें पढ़ते समय थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ हम कर ले जा रहे हैं, तुम आउट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगे। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, अगर इस मिथाइल को हम हटा दें, ठीक, इस मिथाइल को हम क्या करें, हटा दें, तो यही स्ट्रक्चर जो है बदल जाएगा और इसको तुम नाम दोगे यूरेसिल, एक और बेस। तो कुल मिलाकर के हम लोगों के पास अब 5 बेसेज हो गए, एडेनिन,
गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, और थायमीन में से बस ये मिथाइल हटा देना, यूरासिल हो जाएगा, राइट। इन 5 बेसेज की मदद से डीएनए और आरएनए को बनाया जाएगा। डीएनए में क्या होता है? एडेनिन, ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थायमीन, जी फॉर गुआनिन, सी फॉर साइटोसिन, ATGC। ये 4 बेसेस तुमको बार बार देखने को मिलेंगे। और आरएनए की जब बारी आएगी तो उसमें एडेनिन तो होगा, साइटोसिन भी होगा, गुआनिन भी होगा, लेकिन थायमीन की जगह यूरेसिल तुमको देखने को मिलेगा। डीएनए आरएनए में एक अंतर भी होता है कि डीएनए में कौन कौन से बेसेज है, ATGC, और आरएनए में कौन कौन से बेसेज है, AUGC। एडेनिन ठीक है, गुआनिन भी ठीक है, साइटोसिन भी ठीक है, लेकिन थायमीन की जगह यूरेसिल है। तो इसमें ATGC और इसमें AUGC है। एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन एंड साइटोसिन। तो ये 4 बेसेज जो है डीएनए और आरएनए में जो होते हैं वो थोड़ा सा हमें मेमोरी में भी रखना पड़ेगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कौन से बेसेज का इस्तेमाल करेंगे, आरएनए का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कौन से बेसेज इस्तेमाल करेंगे। ओके, इन बेसेज के अलावा हमें 2 सुगर्स चाहिए, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो उसके अंदर क्या है, एक डीऑक्सीराइबोज सुगर होता है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, उसलिए पेंटोज बोलते हैं। पेंटोज मतलब 5 कार्बन का सुगर, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन का सुगर, टेट्रोज मतलब 4 कार्बन एटम्स का सुगर। तो डीएनए और आरएनए के अंदर 2 सुगर्स है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में राइबोज और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। स्ट्रक्चर इनका देखा जाए तो राइबोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप, नीचे CH2OH और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट हैंड राइट हैंड राइट हैंड। ध्यान देना ये तीनों कार्बन आइटम्स एसिमेट्रिक है। तो अगर ये कार्बन आइटम्स एसिमेट्रिक है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल का ओरिएंटेशन तुमको सोच करके बनाना पड़ेगा, अंट संट कुछ भी बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर राइबोज बनाना है तो तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसी तरह से लिखने हैं तुमको। डी राइबोज, डी का मतलब जानते ही हो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जब हमने तुमको पढ़ाया था तो वहां पर इस डी का मतलब समझाया था कि ये लास्ट सिमेट्रिक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट हैंड साइड रहता है तो डी लिखते हो, लेफ्ट हैंड साइड होता है तो एल लिखते हो। और इस राइबोज में से क्या करो, जस्ट इस ऑक्सीजन को हटा दो। इस ऑक्सीजन को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर दोनों तरफ H और H हो जाएंगे। इसको बोलते हैं 2-डीऑक्सी डी राइबोज। 2-डीऑक्सी कहने का मतलब क्या है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, यहां से ऑक्सीजन को तुमने हटा दिया है। जब तक ऑक्सीजन था तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं तो डीऑक्सी, डी मतलब किसी चीज को हटा दिया। जैसे डिहाइड्रेशन हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डिहाइड्रेशन मतलब पानी के मॉलिक्यूल को निकाल देना। डिहाइड्रोजिनेशन पढ़ते हैं मतलब हाइड्रोजन को निकाल देना। तो वैसे यहाँ पर डीऑक्सी, ऑक्सीजन को तुमने यहाँ से हटा दिया है, और जब ऑक्सीजन को हटा दिया है तो दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेंगे, और इस स्ट्रक्चर को तुम नाम देते हो 2-डीऑक्सी डी राइबोज। तो डी राइबोज और 2-डीऑक्सी डी राइबोज ये 2 सुगर्स है, इसको आरएनए में लगाएंगे, इसको डीएनए में लगाएंगे। इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर तो होता ही होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। तो वैसे यहाँ पर भी साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करके इस एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये साइक्लाइज हो जाएगा। इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिला, ऊपर माइनस आएगा, फिर इसको H+ दे देना, वो H हो जाएगा। तो 5 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 5, और इस रिंग को हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक। CH2H ऊपर की तरफ, फिर ये 2 हाइड्रोक्सिल नीचे की तरफ और ये हाइड्रोक्सिल ऊपर की तरफ। तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आसानी से याद रखा जा सकता है। हम कोरिलेट भी कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर कैसे आए, लेकिन वो ज़्यादा मेहनत हो जाएगा। अगर तुमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझा हुआ है तो उससे कोरिलेट कर सकते हो कि ग्लूकोज में जैसे जैसे बातें करी थी, लेकिन हम कोरिलेट करने को मना करेंगे, राइट। हम कहेंगे सीधे सीधे, ठीक है ना, इसको 1-2 बार बना करके प्रैक्टिस कर लेना, याद रहेगा तुम्हें। बस करना क्या, ये दोनों हाइड्रोक्सिल को नीचे रखना और इन दोनों को ऊपर रखना है, बात खत्म। तो CH2OH ऊपर, ये OH ऊपर, और ये दोनों हाइड्रोक्सिल नीचे नीचे। ये इसका बीटा फॉर्म है,
अल्फा फॉर्म लिखना होगा तो इस OH को नीचे और इस हाइड्रोजन को ऊपर बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा राइबोज। ठीक, जब डीऑक्सीराइबोज की बारी आएगी तो ये वाला ऑक्सीजन तुम हटा दोगे। जब ये ऑक्सीजन हटा दोगे तो यहां पर दोनों तरफ H और H हो जाएंगे, और इवन तुम चाहो तो इस H और H को भी छुपा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। लेकिन अब फिर से उसको वापस ला देते हैं, तो उसको फिर से वापस ला देते हैं। तो डीऑक्सीराइबोज, ये भी, इसका भी ये डेफिनेटली बीटा फॉर्म ही है। तो राइबोज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऐसा, डीऑक्सीराइबोज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऐसा, और दोनों का जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा और ऐसा आएगा। और हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर से ही काम है, राइट, हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर से काम नहीं है। तो अब आ जाते हैं डीएनए और आरएनए को बनाने पर। हम लोगों ने तैयारी कर ली, जैसे घर में कोई डिश बनाते हो, सब्जी बना रहे हो, इवन मैगी भी बना रहे हो, तो कम से कम कुछ प्याज वगैरह, मिर्चा वगैरह कुछ तो कट करके रखते हो ना, फिर उसके बाद बनाने की तैयारी करते हो। तो वैसे हम लोगों ने तैयारी कर ली और अब बना डाला जाए। तो देखो, शुगर और बेस दोनों को जोड़ने की बारी आ गई है। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ करके जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस स्ट्रक्चर को पहचानो। यहां पर H और OH नहीं लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, 2-डीऑक्सीराइबोज। और इस OH को पहचान रहे होगे ना, हेमीएसिटल OH ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट वाले क्लास से। तो हेमीएसिटल OH ग्रुप को निकालना आसान होता है, ये यहाँ से निकलेगा और ये नाइट्रोजन जो है ना लोन पर डोनेट करके इसी जगह पर आकर के बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ से इसका H बाद में निकल जाएगा। मतलब कुल कहने का मतलब है कि इतना पोर्शन इसमें से तुम निकाल दो। ये H और OH को निकालो और नाइट्रोजन को ला करके इसी के साथ जोड़ दो। तो जब नाइट्रोजन को ला करके इसके साथ जोड़ दोगे, H और OH मिला करके पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकला, तो तुम्हें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा कि ये शुगर, उसके साथ तुमने बेस जोड़ दिया। फिलहाल अभी इस बार हम लोगों ने जो जोड़ा है वो एडेनिन है, लेकिन जैसा एडेनिन को जोड़ा है वैसे यहाँ पर गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन, किसी भी बेस को ला करके जोड़ा जा सकता है। तो शुगर तो फिक्स है, बेस बदलता रहेगा। तो शुगर और बेस मिलाकर के ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको तुम कहते हो न्यूक्लियोसाइड। ये शुगर, ये बेस, इसका OH निकाला, इसका H निकाला। कौन सा H निकाला? हेमीएसिटल OH निकाला। तो H निकाला, H निकाला और नाइट्रोजन को ला करके इसमें जोड़ दिया, और ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ ये न्यूक्लियोसाइड हुआ। तो इस तरह से डीएनए के लिए हम लोग 4 न्यूक्लियोसाइड्स बना सकते हैं। हमारे पास 4 तरह के बेसेज डीएनए के अंदर शामिल होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन, A, T, G, C। तो यहाँ पर कभी A लगाओगे, कभी T लगाओगे, कभी G लगाओगे, कभी C लगाओगे, और ऐसा कर करके तुम 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड्स बना सकते हो। और न्यूक्लियोसाइड्स को हम लोग बार बार, इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्या है बनाने में थोड़ी मुश्किल आती है ना, पूरा बेस हमको बार बार याद रखना नहीं है, बस ध्यान रखना है कि 4 बेसेज है, चारों के नाम कम से कम याद रखने हैं, A, T, G, C, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन। तो हम लोग अब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। ये रहा तुम्हारा बेस वाला पार्ट, ठीक। इसको हम उसका कलर स्कीम चेंज कर देते हैं थोड़ा। तो ये रहा तुम्हारा शुगर वाला हिस्सा और ये रहा तुम्हारा बेस वाला हिस्सा, कि शुगर के साथ बेस जोड़ा है। बेस में नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन लिख दिया, और एक रिंग था तो ऐसे सर्कल बना दिया जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि रिंग है। रिंग के अंदर A लिख दिया, मतलब हम कहना चाहते हो तुम यहाँ पर एडेनिन समझो। T लिख दिया मतलब थाइमीन समझो। G लिख दिया है मतलब गुआनिन समझो। C लिख दिया है मतलब साइटोसिन समझो। तो डीऑक्सीराइबोज के साथ एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन को जोड़ करके 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड्स बना सकते हैं। इन न्यूक्लियोसाइड्स का आगे इस्तेमाल करेंगे हम, राइट। तो कोई मुश्किल नहीं है, सो सिंपल। स्ट्रक्चर्स थोड़े बड़े बड़े हैं ना, रिएक्शन कोई कठिन नहीं है,
नहीं कि इस H और इस OH को निकाल करके इसको इसमें जोड़ने में कोई बहुत कठिनाई हो, कोई बहुत बड़ा कठिन रिएक्शन आ गया। बस ये है स्ट्रक्चर्स थोड़े बड़े बड़े हैं, इन स्ट्रक्चर्स को याद रखना है। इसीलिए सबसे पहला पार्ट हमने किया कि तुमको चारों बेसेज के स्ट्रक्चर्स अलग से समझा दिए, शुगर का स्ट्रक्चर अलग से समझा दिया। अब सिर्फ क्या, इनको जोड़ते चले जाना है। तो हम लोगों ने डीऑक्सीराइबोज को और बेस को जोड़ करके न्यूक्लियोसाइड बना लिया, और यहाँ पर कभी एडेनिन जोड़ेंगे, कभी थायमीन जोड़ेंगे, कभी गुआनिन जोड़ेंगे, कभी साइटोसिन जोड़ेंगे। ATGC को जोड़ करके 4 तरह के बेसेज बना लेंगे, ATGC, 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड्स बना लेंगे। ओके, अब अगर हम न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दें तो ये हो जाता है न्यूक्लियोटाइड, राइट। इसको कैसे समझा जाए, तो ये देखो, ये रहा तुम्हारा एक न्यूक्लियोसाइड, ये रहा तुम्हारा एक न्यूक्लियोसाइड कहोगे इसको, और ये रहा तुम्हारा एक फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हो। तो इन दोनों को आपस में रिएक्शन करने दो, इसका OH निकल जाएगा, इसका ये H निकल जाएगा, और इस ऑक्सीजन को लाकर इसी फॉस्फोरस में जोड़ देना है। तो पानी का मॉलिक्यूल निकाला HOH, पानी का मॉलिक्यूल निकाला, ऑक्सीजन को लाकर फॉस्फोरस में जोड़ दिया, तो ऑक्सीजन को लाकर के फॉस्फोरस के साथ जोड़ दिया और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाओगे। ध्यान देना, जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो और कोई अल्कोहल हो ROH, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेकर के जाता है, यहीं पर रिएक्शन करता है और ये OH निकल जाता है। तो रिजल्ट क्या होता है, RCOO कह दो, ये R' है, R'। ये एस्टर बनता है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, इसीलिए तुम इसको कह सकते हो कार्बोक्सिलेट एस्टर। इसी तरह से अगर सल्फोनिक एसिड रहा हो RS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OOH, और इसका रिएक्शन किसी अल्कोहल के साथ करा दिया जाए, तो फिर से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेकर के आएगा, यहीं पर बॉन्ड बनाएगा और ये OH निकल जाएगा। तो ये H और OH मिला करके पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा और फिर से एस्टर तैयार हो जाएगा, OR'। सल्फोनिक एसिड से एस्टर बना है तो तुम कहोगे सल्फोनेट एस्टर। मतलब जितने भी एसिड्स होते हैं जिनमें ये OH होता है ना, OH होता है, ये OH होता है, ये सारे एसिड्स क्या करते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर बनाते हैं। जैसे तुम सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देख सकते हो, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में देखो इधर भी OH है, इधर भी OH है, ये 2 बार एस्टर बना सकता है। फॉस्फोरिक एसिड, इसमें 3 बार OH ग्रुप है, 1 2 3, ये 1 2 3 बार एस्टर बना सकता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट एस्टर बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट एस्टर बनेगा, सल्फोनिक एसिड से सल्फोनेट एस्टर बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट एस्टर बनेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है, ये फॉस्फोरिक एसिड है और ये अल्कोहल है, तो एसिड और अल्कोहल मिला करके एस्टर बना रहे हैं। और चूंकि ये फॉस्फोरिक एसिड है, इसीलिए जो एस्टर होगा इसको फॉस्फोएस्टर या फॉस्फेट एस्टर कहते हैं। तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी इसे नाम देते हैं, ये जो बॉन्ड नया नया बना हुआ है इसको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी नाम देते हैं। तो हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड बना लिया है, और अब कुछ खास नहीं करना है, बस इस न्यूक्लियोटाइड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड को रिएक्शन करा करके पानी का मॉलिक्यूल निकालते हुए फॉस्फोरस ऑक्सीजन को जोड़ करके फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना लेना है। और ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, इसी स्ट्रक्चर को तुम कहते हो इट्स न्यूक्लियोटाइड। यही है न्यूक्लियोटाइड। और लगभग हम डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर पर आ चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड बना लिया, अब इसी न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ते चले जाओ। 2 न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ दोगे, डाई न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। इसी में एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ दोगे, ट्राई न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। एक और जोड़ दोगे, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। और ढेर सारे जोड़ते चले जाओ, तो लास्ट में जब लंबा सा चेन हो जाएगा तो इसे तुम कहते हो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यही डीएनए या आरएनए बनेगा। इसी को डीएनए या आरएनए कहते हो। तो डीएनए आरएनए क्या है,
पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए और आरएनए होते क्या है, दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। लेकिन पॉलीन्यूक्लियोटाइड के लिए पहले मोनोन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड को समझना होगा। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, फिर इसी न्यूक्लियोटाइड को आपस में बार बार रिपीट करोगे, जोड़ते चले जाओगे, तो 2 न्यूक्लियोटाइड मिला दिया डाई न्यूक्लियोटाइड हो गया, 3 न्यूक्लियोटाइड्स को मिला दिया ट्राई न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, 4 न्यूक्लियोटाइड्स को मिला दोगे टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, पेंटा हेक्सा करते करते बहुत लंबी चेन हो जाएगी, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह दिया जाएगा। सो मोनोन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड को समझना जरूरी था। तो कैसे कैसे बनाया है, कुछ बड़ा काम नहीं किया है। इधर एक बेस है, इधर एक सुगर है, सुगर के साथ एक तरफ बेस जोड़ा और एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा, और ऐसा करके जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ वो अपना न्यूक्लियोटाइड है। सो सिंपल, बीच में सुगर, एक तरफ बेस, दूसरी तरफ फॉस्फेट ग्रुप, और ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। अब ऐसे ऐसे 2-3 न्यूक्लियोटाइड्स को पकड़ लिया जाए। ये देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, यहां पर ए मतलब एडेनिन से है, टी मतलब थाइमीन से है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, एच लिखना मिस कर गए थे हम। तो एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पर है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, ऐसे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो तीसरे कार्बन पर जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिर से फॉस्फेट ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा, और फिर से पानी का एक मॉलिक्यूल तुम यहां से निकाल देना। ये पानी का मॉलिक्यूल निकला, ऐसे निकालना चाहिए था हमें, ये पानी का मॉलिक्यूल निकला, और ऑक्सीजन को ला करके फास्फोरस से जोड़ देना। तो एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक लिंक बन जाएगा। ठीक, एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक लिंक बन जाएगा। कैसे बनाओगे, हम इसी में मिटाकर बना देते हैं ना। ये ऑक्सीजन को हमने ये H, ये O और ऑक्सीजन को ला करके इस फास्फोरस में जोड़ दिया। तो इधर तो एस्टर था ही, इधर भी एस्टर हो गया। अब इसको तुम नाम देते हो फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न एग्जैक्टली यही होता है कि जब न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ते हैं तो बीच में जो लिंक होता है उसको नाम क्या देते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्यों फॉस्फो, क्यों, क्योंकि फॉस्फोरिक ग्रुप से एस्टर बना है और 2 बार एस्टर बना है। ध्यान देना, अभी एक बार और ये एस्टर बना सकता है, लेकिन अब बनाना नहीं है हमें, सिर्फ 2 ही बार बनाना है। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड दोनों आपस में मिलकर के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ गए, डाई न्यूक्लियोटाइड हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी एच लिखना मिस कर गए हैं। अब इस डाई न्यूक्लियोटाइड को एक तीसरे न्यूक्लियोटाइड से रिएक्शन करा दो, फिर से यहां से ये पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा और इसको मिटा दो, और इस O को ला करके इस P में जोड़ दो, और ऐसा करके हम लोगों ने ट्राई न्यूक्लियोटाइड बना लिया। देख रहे हो ना कितनी आसानी से बनता जा रहा है। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड से डाई न्यूक्लियोटाइड से ट्राई न्यूक्लियोटाइड, और करते करते चेन बहुत लंबा हो जाएगा तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड एग्जैक्टली डीएनए या आरएनए कहलाता है, राइट। सो नथिंग डिफिकल्ट हियर। और स्कीमेटिक स्ट्रक्चर, बार बार हम उतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। स्कीमेटिक स्ट्रक्चर बना है तो हम लोग बोल देंगे कि एक सुगर है, सुगर के लिए एक ऐसा बॉक्स के जैसा 5 मेंबर्ड बॉक्स बना लिया है। पूरा स्ट्रक्चर भी नहीं बना रहे हैं कि इसमें कहाँ OH है कहाँ H है, कुछ नहीं बना रहे, जस्ट एक 5 मेंबर्ड बॉक्स बना लिया। फिर कह दिया कि इधर जो है कुछ हमको बेस जोड़ लेना है, तो यहाँ पर हुआ H, और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ एक रिंग बना दिया, और ये बेस वाला पार्ट हो गया। और इसी स्ट्रक्चर को 2-3 बार 4 बार रिपीट कर लो। तो ये एक बार हुआ, इसको हमने ये 2 बार कर लिया, और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो फॉस्फेट ग्रुप को चलो हम P से दिखा देते हैं। ये एक फॉस्फेट ग्रुप, इसमें यहाँ पर जो CH2 होता है, इसके साथ एक CH2 होता है, हम CH2 भी नहीं लिख रहे हैं, ठीक? ऐसे ऐसे मोड़ दे रहे हैं। मोड़ने का मतलब एक एक्स्ट्रा कार्बन CH2 लगा के तब मोड़ा है। तो ये CH2 के साथ फॉस्फेट का कनेक्शन, इधर ये कार्बन अपने ऑक्सीजन के जरिए इस फॉस्फेट से कनेक्ट होता है। तो इस तरह से एक रफ वे में तुम कह सकते हो कि एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ दिया।
तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ करके डाई न्यूक्लियोटाइड का एक स्कीमेटिक स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ पर जो बेस है, कभी कह दो यहाँ पर एडेनिन होगा, कभी यहाँ पर गुआनिन होगा, और बड़ा बनाना चाहते हो इसी में एक और ऐसा रिंग बना लो। ठीक, यहाँ पर H, यहाँ पर नाइट्रोजन, ये बेस कह दो, इस बार थाइमीन है, और फिर से वही तुम्हारा जो फॉस्फेट ग्रुप है इसको और इसको आपस में जोड़ रहा है। तो इस तरह से तुम ध्यान से देखो, तो अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्कीमेटिक स्ट्रक्चर एक तरह से तैयार होता चला गया। अब हम पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिख रहे हैं, मन में रख रहे हैं कि जरूरत पड़े तो हम पूरा स्ट्रक्चर भी लिखना जानते हैं, लेकिन बार बार जैसे बहुत लंबा स्ट्रक्चर बनाना है तो पूरा स्ट्रक्चर बनाने का कोई बहुत खास मतलब नहीं होता। छोटे से पार्ट में समझ लेते हैं कि कैसे बनाना है, और अगर बनाना ही पड़ जाए कि नहीं पूरा स्ट्रक्चर बना करके 10 न्यूक्लियोटाइड तक दिखाना है, तो एक बड़ा सा चार्ट पेपर लाएंगे, भी छोटे से स्क्रीन पर तो नहीं हो पाएगा, बड़ा सा चार्ट पेपर लाएंगे, उस पर 10 न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ करके टेका न्यूक्लियोटाइड बना करके दिखाना ही पड़ जाएगा। नहीं तुम बराबर दिखाओ कौन सा ग्रुप कहाँ लगा है कहाँ नहीं लगा है, तो यस वी नो, हमको आता है, हम लिख करके दिखा सकते हैं। तो वो कब आता रहेगा, जब तुम इस स्कीम को अच्छी तरह से समझते रहोगे कि शुगर में जो जो ग्रुप्स होने चाहिए थे वो ग्रुप्स लिख दो, बेस का स्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए था वैसा लिख दो, फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए था वैसा लिख दो, सब पूरा कर दो तो ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा उसी चीज को पहले से तुम्हारे लिए बना रखा है 4 न्यूक्लियोटाइड तक, कि ये एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, और बीच में ये फॉस्फेट ग्रुप इस कार्बन को और इस कार्बन को आपस में पकड़े हुए है, इधर फॉस्फेट ग्रुप दोनों को आपस में पकड़े हुए है, दोनों को आपस में पकड़े हुए है। तो तुम देखो, तो बैकबोन जो है, इसे प्रत्येक चीज का एक बैकबोन होता है ना, कि इसी चीज के ऊपर सारी चीजें रखी गई हैं। तो ये शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट को मिला करके ये चेन की लंबाई बढ़ रही है। तो इसका जो बैकबोन है, डीएनए या आरएनए का बैकबोन होता है, किससे बना है, शुगर और फॉस्फेट से। बेस तो बस वैसे उधर पड़ा हुआ है, जो मेन बैकबोन है शुगर देन फॉस्फेट, शुगर देन फॉस्फेट, देन शुगर देन फॉस्फेट, देन शुगर, देन फिर अगला फॉस्फेट आएगा। तो इस तरह से शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट को मिला करके इसका बैकबोन बन रहा है। और साथ ही साथ प्रत्येक शुगर के साथ यहाँ पर एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, कभी एडेनिन, कभी थाइमीन, कभी गुआनिन, कभी साइटोसिन, जो भी मिल जाए वो मिल जाएगा, राइट। फिर इसके बाद अगर डीएनए के स्ट्रक्चर में थोड़ा और ध्यान से आए, तो डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डबल स्ट्रैंड से क्या मतलब है, इसको यहां पर देखो, ये एक चेन हुआ, ठीक, ये एक चेन हुआ, इसको एक स्ट्रैंड बोलोगे, स्ट्रैंड, ये एक चेन हुआ जिसको तुम स्ट्रैंड कह रहे हो। ऐसा ही दूसरा चेन हो जाए तो 2 स्ट्रैंड्स हो गए, डबल स्ट्रैंड मतलब 2 स्ट्रैंड्स हो गए। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे 2 चेन्स होते हैं, एक ये ग्रीन वाला चेन कह दो और एक ये ऑरेंज वाला चेन कह दो। तो ये 2 चेन्स हो गए। और जैसे 2 रस्सियों को तुम क्या करो, 2 रस्सी ले लिए, 2 रस्सियां ले ली तुमने और उनको आपस में ट्विस्ट कर दो, दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हो जाएंगे, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कुछ वैसा ही एक चेन दूसरे चेन के साथ इस तरह से मिल करके ट्विस्टेड या हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए। और खास बात कि जैसे इधर वाले चेन में कह दो यहाँ पर ए आया, तो इसके अपोजिट दूसरे वाले चेन में टी मिलेगा, हमेशा ए के अपोजिट टी, ठीक, 2 बार हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए दोनों कनेक्टेड रहते हैं, 2 बार हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए दोनों कनेक्टेड रहते हैं। और इसी तरह से जी के अपोजिट हमेशा सी मिलेगा, 3 बार हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए दोनों कनेक्टेड रहते हैं। तो ए के अपोजिट टी, जी के अपोजिट सी। तो अगर यहाँ ए है तो इधर टी मिलेगा, दोनों के बीच में 2 बार हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ जी है तो यहाँ सी मिलेगा, 3 बार हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ सी है, या कह दो यहाँ ए है, तो इसके अपोजिट यहाँ पर टी मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए एक स्ट्रैंड ने दूसरे स्ट्रैंड को, एक चेन ने दूसरे चेन को पकड़ रखा है। फिर कह दो यहाँ पर टी है तो यहाँ पर ए मिलेगा, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ जी है तो यहाँ सी मिलेगा, दोनों के बीच में 3 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस चेन में कभी ए आएगा, कभी सी आएगा, कभी टी आएगा, कभी ए आएगा, मतलब कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड तो आता जाएगा बार बार ना। ए मतलब एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड, सी मतलब वो न्यूक्लियोटाइड जिसमें साइटोसिन है, टी मतलब वो न्यूक्लियोटाइड जिसमें थाइमीन है। तो ये न्यूक्लियोटाइड बारी बारी से आते रहेंगे, एटीजीसी, कभी ये आया, कभी टी आया, कभी जी आया, किसी भी क्रम में किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं ना, कोई ऐसा क्रम नहीं है जो हमको याद रखना है, और रैंडमली कुछ भी आ सकता है।
तो एक चेन का सीक्वेंस अगर मेरे को पता है, कह दिया जाए कि ये डीएनए में 2 चेन्स हैं और जो एक चेन है, एक चेन को तुम सेपरेट कर लो, कह दिया जाए यहाँ पर ए है, फिर टी है, फिर ए है, फिर ए है, फिर सी है, फिर जी है, फिर सी है। तो बताओ इसकी अपोजिट जो दूसरा चेन होगा उसमें क्या होगा? तो हम बोलेंगे ए के अपोजिट हमेशा तुमको टी मिलेगा, टी के अपोजिट हमेशा तुमको ए मिलेगा, ए के अपोजिट टी मिलेगा, ए के अपोजिट टी मिलेगा, सी के अपोजिट जी मिलेगा, जी के अपोजिट सी मिलेगा, सी के अपोजिट जी मिलेगा। जो दूसरे वाले चेन में ये पैटर्न मिलेगा। तो अगर एक चेन का पैटर्न पता है कि इसमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड आते चले गए हैं, तो दूसरे चेन का पैटर्न भी हम लोग देख करके पता लगा सकते हैं। तो डीएनए का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसमें ऐसे ऐसे 2 चेन्स होते हैं, और कोई चेन किसी एक चेन पर जाए कि एक चेन बना कैसे है, तो ऊपर हमने तुम्हें समझाया कि ये चेन जो है ऐसे बनता चला जा रहा है। तो ऐसा ऐसा एक चेन, ऐसा ऐसा दूसरा चेन, और ये दोनों चेन्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे पर ट्विस्टेड होते हैं। उसी को बोलते हो डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, राइट। और डीएनए और आरएनए में थोड़ा सा अंतर देखते हुए बात को खत्म करने की बारी आ गई है। जैसा कि तुमने देखा, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, मतलब उसमें एक ही चेन होती है, 2 चेन से एक दूसरे पर लिपटे हुए नहीं होते। डीएनए में एटीजीसी मतलब एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये 4 बेसेज पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में एयूजीसी, यहाँ पर जो थाइमिन है, थाइमिन के बदले में यहाँ पर जो थाइमिन देख रहे हो, यहाँ पर थाइमिन के बदले में यूरेसिल है। साथ ही साथ डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब जीन्स को, हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम इंसान हो, तो तुम्हारे बच्चे जो है वो भी इंसान ही होंगे, वो जो है कबूतर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे बॉडी के अंदर वो सूचनाएं, वो इन्फॉर्मेशंस डीएनए के फॉर्म में मौजूद है। डीएनए पर सारा इन्फॉर्मेशन लिखा जाता है। जैसे तुम लोग बाइनरी कोड्स पढ़ते हो ना, अगर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानते हो, लैंग्वेज के बारे में जानते हो, तो 101010 कंप्यूटर में जो भी बातें लिखी जाती है वो 1010 से लिखी जाती है और कुछ नहीं लिखा रहता है। जैसे तुम लिखते हो ए फॉर एप्पल, से ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर एप्पल के लिए 1 और 0 को मिला करके कोई कोड होगा। जैसे कह दो कि 3 बार 1 लिखा, फिर 2 बार 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 और फिर 0 0 लिखा, और ये कोड जो है ए को प्रेजेंट करता है। तो जब भी तुम कहीं ए टाइप करते हो, तो तुम तो अपने कीबोर्ड पर ए का बटन दबा रहे हो, लेकिन कंप्यूटर के अंदर वो ए का मतलब कंप्यूटर ये समझता है। तो तुम ये समझ रहे हो, उसके बदले में कंप्यूटर ये समझ रहा है। तो इस तरह से दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान चल रहा है। अब तुम्हें 2 बार ए लिखना है, तुमने 2 बार ए टाइप कर दिया, तो कंप्यूटर ने क्या किया, 2 बार इसको समझा कि ये, फिर एक बार और ये। अब तुम ए के साथ उसी में कुछ और जोड़ दे रहे हो, कह दो ए के साथ PPLE मिला करके एप्पल बना दे रहे हो, तो ए के लिए अपना कुछ कोड होगा, पी के लिए अपना कुछ कोड होगा, दूसरे पी के लिए फिर वही कोड होगा, एल के लिए कुछ कोड होगा, ई के लिए कुछ कोड होगा। तो कंप्यूटर को 5 कोड्स मिला करके एप्पल को समझना पड़ेगा। तो एक कोड के जरिए कंप्यूटर सब कुछ समझ सकता है। तुम जितने भी कलर, जितने भी डायग्राम, मतलब जो भी कुछ देखते हो, कंप्यूटर में कार चल रही है, तुम देख रहे हो, कार के पीछे भी बहुत सारे कोड्स लिखे हुए हैं। तुमको दिख रहा है कि कार चल रहा है, कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर मशीन की तरह से समझो तो कंप्यूटर को दिख रहा है कि एक कोड जो है वो इधर उधर दौड़ रहा है। कार चल रहा है मतलब कोड चेंज हो रहा है, कार रुका हुआ है मतलब कोड जो है फिक्स्ड है अभी थोड़ी देर के लिए। तो कंप्यूटर जो है कोड्स के लैंग्वेज में बात करता है। वैसे ही यहाँ पर हमारे पास, जब यहाँ पर 4 है, 2 है, कोड्स के लिए हमारे पास 2 लेटर्स है, क्या है, एक 1 और एक 0, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जितने भी कोड्स कंप्यूटर के अंदर लिखे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 को मिलाकर लिखे जाते हैं, नथिंग एल्स। इसी तरह से डीएनए के अंदर क्या है, ATGC, इन चारों को मिलाकर तो हम बहुत सारा कोड लिख सकते हैं। जब 2 अक्षरों को, 2 लेटर्स को, ए और 0 और 1 को मिलाकर के इतना बड़ा कंप्यूटर तैयार किया जा सकता है, तो 4 को मिलाकर क्या नहीं किया जा सकता है। तो हमारे डीएनए में ये चारों जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ATGC, चारों जो बेसेज हैं, इनको कोड की तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे ए के बाद फिर से ए लिखा, फिर टी लिख दिया, तो AAT, अब इसका कुछ मतलब होगा। ऐसा नहीं कि बस ऐसे फालतू लिख दिया, हमें भले ही ना पता हो, हम उतनी बायोलॉजी उतना न जानते हो, उतनी सारी चीज़ें न जानते हो, लेकिन हाँ AAT लिख दिया तो इसका कुछ मतलब होगा। तो जो भी लिखाएंगे, ए के बगल में टी आएगा कि जी आएगा कि सी आएगा, कौन आएगा, उसका एक मतलब होता है। तो इस तरह से डीएनए पर सारी कोडिंग रहती है कि हम किस तरह से हमारा डेवलपमेंट होगा, हम इंसान बनेंगे कि कबूतर बनेंगे कि कौन से जानवर बनेंगे, वो
सारा इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए पर है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है, तुमसे तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे बच्चों से उनके बच्चों में, ये चलती चली जाती है। तो इसी हिसाब से जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए को बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को ट्रांसफर करता रहता है। तो डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए क्या करता है एग्जैक्टली, ये मैसेज का ट्रांसफर करता है। हम लोगों की बॉडी में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, तुम समझते होगे, उन सेल्स के अंदर मैसेज का ट्रांसफर और साथ ही साथ प्रोटीन सिंथेसिस, ये दो मेन काम जो है आरएनए के हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ बायोलॉजी की क्लास में नहीं, इसीलिए हम उस डेप्थ में नहीं जा पाएंगे। ये केमिस्ट्री का क्लास है और उसमें हमको मेनली डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर समझना था, वो हमने तुम्हें अच्छी तरह से समझाया। और डीएनए आरएनए के फंक्शन के बारे में वो बहुत डीप बात हो जाती है, फिर उतना डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ध्यान देना, जबकि आरएनए क्या है, मैसेज ट्रांसफर और प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। एंड दैट्स ऑल। आज के क्लास में हमको इतनी ही बातें करनी थी। तो बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर एक और क्लास हमने तुम्हें पढ़ाया। फिर मिलेंगे हम लोग दूसरी क्लास में, और भी बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।